नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 107 में। आज हम संविधान में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे भारत में न्यायपालिका के कार्य। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में न्यायपालिका से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी, भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं। देखिए, भारत में जो न्यायपालिका के स्तर हैं ये हैं 3 स्तर। ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर। और 3 स्तर कौन कौन से हैं? देखिए, पहला स्तर है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय और तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली का उद्भव हुआ है। देखिए, ये उद्भव हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, देखिए, मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्रीय अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। देखिए, जनहित याचिका जो दायर की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दोनों में, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत में प्रस्तावित किया था। देखिए, ये प्रस्तावित किया था ऑप्शन नंबर सी, केशवानंदन भारती केस में। ऑप्शन नंबर सी, केशवानंदन भारती केस में प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। देखिए, भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है ये है ऑप्शन नंबर डी, 25। ऑप्शन नंबर डी, 25। देखिए, भारत में जो पहला उच्च न्यायालय है ये है कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को। और भारत में जो 25वां न्यायालय है, भारत में जो 25वां उच्च न्यायालय है ये बना है तेलंगाना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। तो कुल मिलाकर भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? टोटल 25। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जनहित याचिका पीआईएल से क्या तात्पर्य है। देखिए, जनहित याचिका पीआईएल से जो तात्पर्य है ये है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा जो जनहित अदालत में लाया गया मुकदमा है उसी को हम बोलते हैं पीआईएल। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य अर्हता नहीं है। देखिए, इसमें जो एक अर्हता नहीं है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में सही नहीं है। जबकि ऑप्शन ए दे रखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सी दे रखा है 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, सी भी सही है। डी दे रखा है वह एक परंपरागत विधि वेता होना चाहिए। देखिए, डी भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्र अधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले में या उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे जाता है। देखिए, जनहित याचिका के विकास का जो श्रेय कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, न्यायमूर्ति पीएन भगवती एवं कृष्ण अय्यर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। देखिए, ये संबंध है ऑप्शन नंबर डी, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? देखिए, भारत में जो सबसे पहले जनहित याचिका स्वीकार की गई थी, ये स्वीकार की गई थी हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? देखिए, ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किसके साथ संबंधित है? ठीक है, जनहित याचिका का जो संबंध है, ये संबंध है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक संक्रियता से, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक संक्रियता से। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये करता है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जिला में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? देखिए, ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, देखिए, अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? देखिए, ये संख्या है 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? देखिए, ये कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के विषय में क्या सही नहीं है? देखिए, इसमें जो एक सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, तो इस यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि देखिए, ए दर का है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। और देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखा है, न्यायालय के लोकहित बात से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बाकी सारे ही विकल्प सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तरांचल राज्य बना बलवंत सिंह चौफाल मामला कब प्रकाश में आया? देखिए, ये प्रकाश में आया था वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आता है या कौन से अधिकार आते हैं? देखिए, ये अधिकार आते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अधिकार। पहला अधिकार है संवैधानिक अधिकार, और देखिए, सांवैधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए, उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ये थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी है? देखिए, ये निर्णय दिया था ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? देखिए, ये अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 232 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है?
देखिए, एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है, ये देता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंद असंवैधानिक है? देखिए, ये निर्णय दिया था ऑप्शन नंबर सी, केरल उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों के जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? देखिए, ये अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 233 से 37 तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता? देखिए, श्रेणी में नहीं आता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व मंडल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, ये अंतर्गत आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान कराता है? देखिए, ये कराता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो लागू हुआ था ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1987 में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, देश की पहली जो लोक अदालत आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ठीक है, पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुकदमा नीति किस वर्ष लाई गई? ठीक है, राष्ट्रीय मुकदमा नीति लाई गई थी वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि संसद के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। दूसरा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निजी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें जो सही कथन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, कथन पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है, ये शक्ति प्राप्त है संसद को। ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? देखिए, इसको लाया गया था ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन, ठीक है, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर डी, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षण करना किस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? देखिए, यह आता है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों के, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में भी और उच्च न्यायालय के क्षेत्र में भी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते संसद में मतदान के अधीन है। दूसरा दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, केवल दूसरा यहाँ पर कथन सही है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ये यहाँ पर कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? देखिए ये करेगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के कारण ही कर पाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देखिए इसमें ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना आदि, हत्या इत्यादि। अगला दे रखा है दूसरा, इसके अंतर्गत प्राथमिक दर्ज होने पर पुलिस जांच कराती है और अदालत में केस दर्ज कराती है। तीसरा दे रखा है, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्तियों को जुर्माना या जेल दोनों की सजा दी जा सकती है। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन बताइए। देखिए इसमें जो सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सारे कथन यहाँ पर सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? देखिए ये की जा सकती है, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 231 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए पीआईएल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए पीआईएल का जो अन्य नाम है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, सामाजिक हित याचिका और सामाजिक क्रिया याचिका, दोनों ही ये पीआईएल के नाम हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका से संबंधित। देखिए भारत न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है। दूसरा है, भारत संविधान द्वैत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तीसरा दे रखा है, देखिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 ग्रहण की गई है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताइए। देखिए इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक और तीन कथन यहाँ पर सही हैं। पहला कथन है, न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीति की संरचना का भाग है, और तीसरा है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था का भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारत में न्यायपालिका से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।